हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो आपका चैप्टर है यूनिट 9 जो है आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की, उसके हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके नए क्वेश्चन भी रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी यूनिट्स के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिए हैं। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये सारे हमने कर लिए हैं। हायर एजुकेशन भी कर लिया है। आज हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करेंगे और फिर इसके बाद में जो भी आपके यूनिट्स बची हुई रहेगी मैं उसके आपके सारे प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगी। तो आपका जब जून में एग्जाम है उसके लिए आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हो। हर्षिता मैम की पाठशाला, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, क्लासेस की सारी फ्री पीडीएफ आती है, या फिर आपकी कोई भी नई जानकारी है आप मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स तक है ना पहुँचनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए, वो मैं सारा कुछ यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, ये हमारे यूट्यूब चैनल का कॉमन टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक वगैरह, प्लेलिस्ट वगैरह सब यहाँ पे अपलोड होती रहती है। तो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से, लेकिन जितने भी सवाल आपके सही होते हैं या फिर जितने भी गलत होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि मैडम इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं या फिर गलत हुए हैं, ठीक है। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है, द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन बेसिकली अफेक्ट्स द सर्कुलेटरी एंड द नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्क्यूलर सिस्टम, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि वायु प्रदूषण से आपके है ना उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं वो किसको प्रभावित करती है, सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम को, यानी कि है ना आपकी तंत्रिकी तंत्र को, या फिर आपकी परिसंरचना और है ना श्वसन प्रणाली को, आपकी मांसपेशी तंत्र को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपकी परिसंरचना और श्वसन प्रणाली जो है, सांस लेने की जो प्रणाली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसको अफेक्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन क्या है, वायु प्रदूषक क्या है। एयर पोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो हवा में कुछ भी अनवांटेड गैस आ जाती है जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है, तो वो हवा में अगर आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन कौन से पोल्यूटेंट्स करते हैं भाई, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका है ना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, पर्टिकुलेट मैटर 10 हो गए, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गए, आपने है ना निट्रस ऑक्साइड के बारे में सुना होगा, अमोनिया, लेड, ओजोन, मीथेन, ये सारे जो है वो आपके पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा के अंदर क्या करते हैं, ये सारे प्रदूषक हैं जो कि हवा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, ठीक है, एयर को पोल्यूट करते हैं। अब ये जितने भी आपके एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये जितने भी आपकी वायु प्रदूषक है, ये वायु प्रदूषक है यानी कि आपके हवा में फैले हुए हैं। अब जब भी हम सांस लेंगे तो सांस की नली के अंदर हमारे मतलब सांस की नली से हमारे भी अंदर जाएंगे ये, तो ये क्या करते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, हमारे श्वसन प्रणाली जो है, सांस लेने की जो आपकी सिस्टम है उसको क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड एट द इक्वेटर, पोलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर्दियों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग अधिक स्पष्ट हो जाती है कौन से रीजन में, भूमध्य रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ, आपके है ना पोल्स की तरफ, आपके है ना कर्क रेखा की तरफ, या फिर आपके मकर रेखा की तरफ। तो मकर रेखा जो होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, सर्दियों में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। अब मैडम ये है ना भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब तो हमने 11th-12th क्लास में पढ़ा था जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, अभी तो सब भूल चुके हो ना। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से अर्थ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये होता है हमारा, मतलब ड्राइंग मेरी खराब है तो थोड़ा सा इसको माइंड मत करना, ये हमारा यहाँ पे है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर में ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपके नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो बीच का एरिया है ये है आपका इक्वेटर। अब यहाँ पे पूछा है कि सर्दियों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहाँ पे आपको अधिक देखने को मिलेगी, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की तरफ देखने को मिलेगी, पोल्स की तरफ यानी कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे देखने को मिलेगी, कर्क रेखा की तरफ या फिर मकर रेखा की तरफ। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये है आपकी कर्क रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये है आपकी मकर रेखा। तो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो सर्दियों में आपको मकर रेखा का जो एरिया आता है यहाँ पे आपको है ना जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन। मलेरिया की जो बीमारी है वो
है ना किस कारणवश होती है, जीवाणु संक्रमण से होती है, वायरल संक्रमण से होती है, परिजीवी संक्रमण से होती है या फिर आपका फंगल संक्रमण से होती है। तो ये आपकी परिजीवी संक्रमण से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मलेरिया जो है वो कौन से पोल्यूशन से होता है, एयर पोल्यूशन से होता है, वाटर पोल्यूशन से होता है, सॉइल पोल्यूशन से होता है या फिर नॉइज पोल्यूशन से होता है। तो आपका मलेरिया जो है वो वाटर पोल्यूशन से होता है। और वाटर पोल्यूशन में भी बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, फंगल से कौन सी बीमारी होती है, पैरासाइटिक यानी कि परजीवी संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आजकल ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो आपका मलेरिया जो है वो आपका परजीवी संक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर इज ऑयल स्पिल्स, म्युनिसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट या फिर आपका एरोसॉल्स। भारतीय तटीय जल का मुख्य प्रदूषक क्या है, तेल फैलना है, नगरपालिका सीवेज है, औद्योगिक अपशिष्ट है या फिर आपका एरोसॉल्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल अफ्लुएंट जो है, औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो क्या है, मेन है ना कोस्टल वाटर जो होता है, तटीय जल जो होता है उसका मेन प्रदूषक है। यानी कि आपके है ना जो कोस्टल वाटर होते हैं वहाँ पे मेन पोल्यूशन जो है वो किससे देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी तो वो इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकलेगा वो पानी में ही जाके मिलेगा, यानी कि तटीय जल में जाके मिलेगा। तो ये प्रदूषक आपको है ना औद्योगिक अपशिष्ट का देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द हजार्डियस लैंडस्लाइड्स आर इंड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। और दूसरा बोला है कि ऑल द लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व फेलिंग ऑफ अर्थ मटेरियल अंडर शेयर शीट। तो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है वो आपको चूज करके बताना है। पहला कथन बोलता है अधिकांश खतरनाक भूस्खलन भूकंप से प्रेरित होते हैं और है ना सभी भूस्खलनों में अपरूपण तनाव के तहत पृथ्वी समग्र का विफलन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है कि पहला कथन तो आपका गलत है लेकिन दूसरा कथन आपका सही है। पहला कथन क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द हजार्डियस लैंडस्लाइड्स आर इंड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से ही आपकी हजार्डियस लैंडस्लाइड्स होती है क्या, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अर्थक्वेक आएगा तभी लैंडस्लाइड होगी। ठीक है, और दूसरा कथन जो है वो क्या बोला है, लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व फेलिंग ऑफ अर्थ मटेरियल अंडर द शेयर स्ट्रेस। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी कथन जो है इसका सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगेन आपसे कथन वाले सवाल दिए हैं। इट इज रिलेटिवली इजियर टू मॉनिटर एंड रेगुलेट वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय नॉन पॉइंट सोर्स देन पॉइंट सोर्स। फिर दूसरा बोला है कि नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन मे बी फेयरली यूनिफॉर्म प्रेडिक्टेबल थ्रू आउट द ईयर। क्या पूछा है, हिंदी में सवाल देखते हैं। बिंदु स्रोत की तुलना में गैर बिंदु स्रोत के कारण होने वाले जल प्रदूषण की निगरानी और विनियमन करना आसान होता है और जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत पूरे वर्ष काफी समान पूर्वानुमानित हो सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। अब मैडम हमको तो यही नहीं पता कि बिंदु स्रोत और अबिंदु स्रोत या फिर गैर बिंदु स्रोत जो है वो होते क्या है। तो आपको वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन जो है वो आपका मतलब पानी के अंदर जल के अंदर जो भी आपकी अननेसेसरी की चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत हमको नहीं है वो भी अगर पानी के अंदर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं कि पानी जो है वो हमारा पोल्यूट है, पानी जो है वो हमारा खराब है। ठीक है, अब पानी जो होता है मतलब जल प्रदूषण जो होता है, वाटर पोल्यूशन जो होता है, इसमें दो तरीके से आपके जो है ना प्रदूषक जो है वो दो जगह से आते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। कहाँ से आते हैं, एक तो होता है पॉइंट सोर्स बिंदु स्रोत, एक होता है आपका नॉन पॉइंट सोर्स यानी कि गैर बिंदु स्रोत। अब मैडम इसका क्या मतलब है, पॉइंट स्रोत और गैर पॉइंट स्रोत यानी कि आपका है ना बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत का मतलब क्या होता है, पॉइंट सोर्स जहाँ से हमको पता है कि ये पानी गंदा चीज़ जो है वो हमारे पानी में इस ही जगह से आ रही है, वो होता है आपका पॉइंट सोर्स। यानी कि पानी गंदा कहाँ से आ रहा है, कौन सी चीज़ जो है वो, कौन सी नली जो है पानी की वो हमारा साफ पानी को खराब कर रही है, वो बिंदु कौन सा है जहाँ से वो खराब चीज़ आ रही है वो हमको पता है, उसको बोलते हैं हम बिंदु स्रोत यानी कि पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है, गैर बिंदु स्रोत क्या होता है, ऐसा बिंदु ऐसा पॉइंट जो हमको पता ही नहीं है कि पानी गंदा तो हो रहा है पर गंदा हो कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है वो हमको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, कोई यहाँ पे सीवेज की पाइप है और आपका यहाँ पे वाटर है, ये आपके पानी में जाके मिल रही है, आपको पता है कि भाई पानी जो है वो इस नाली में से ही आ रहा है, इस पाइप में से ही आ रहा है, तो आपको पता है कि पानी जो है वो यहाँ से आ रहा है, तो आप इसको ठीक भी कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तो हमको पता चल गया, ये है आपका बिंदु स्रोत का एग्जाम्पल। अब आपका ये है एक है ना क्या बोलते हैं खेत है, अब खेत में से छोटी छोटी सी क्यारियां बनी हुई होती है ना, अब उन क्यारियों में आपके पानी भी होता है, आपके है ना जो आपके है ना क्या बोलते हैं जो फसल वगैरह होती है वो सब कुछ होता है। अब इन छोटी छोटी सी क्यारियों में से आपका बारिश का पानी जो है वो निकल के आ रहा है और आपके जो है ना वाटर रिसोर्सेज जो है उसको क्या कर रहा है, पल्यूट कर रहा है।
अब यहाँ पे पता लगा सकते हो क्या ये पानी आपका कहाँ से आ रहा है, कौन सी क्यारी में से आ रहा है या फिर कौन से बिंदु में से आ रहा है, नहीं पता पड़ रहा है ना। तो ये होते हैं आपके गैर बिंदु स्रोत, यानी कि जहां से हमको पता चलता है कि हमारा वाटर कहाँ से पल्यूट हो रहा है उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत। लेकिन जहां से हमको पता ही नहीं चलता है हमारा पानी कहाँ से पल्यूट हो रहा है उसको बोलते हैं हम क्या, गैर बिंदु स्रोत। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस से। क्या पूछा है, इट इज रिलेटिवली ईजियर टू मॉनिटर एंड रेगुलेट वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय नॉन पॉइंट सोर्स देन पॉइंट सोर्स, यानी कि नॉन पॉइंट सोर्स वाला जो वाटर पोल्यूशन है उसको मेंटेन करना इजी होता है बजाय पॉइंट सोर्स के, यानी कि जो आपका गैर बिंदु स्रोत वाला जहाँ जो है ना एयर जो आपका वाटर पोल्यूशन है उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना आसान है बजाय आपके बिंदु स्रोत के। पर ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा ना। कैसे गलत है मैडम, बिंदु स्रोत में हमको पता है कि पानी कहाँ से आ रहा है तो उसको मेंटेन भी हम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। गैर बिंदु स्रोत में हमको पता ही नहीं है कि पानी कहाँ से आ रहा है तो उसको मेंटेन करना आसान कैसे होगा, वो तो मुश्किल काम है ना। पहले इतना दिमाग लगा के ढूंढो कि पानी कहाँ से आ रहा है, कौन से नाली में से गंदा पानी आ रहा है और फिर जाके उसके ऊपर काम करेंगे। पर बिंदु स्रोत में हमको दिख रहा है कि उस जगह से पानी आ रहा है तो वो तो ज़्यादा आसान हो गया। पर यहाँ पे उल्टा बोल दिया कि गैर बिंदु स्रोत जो है उसको मॉनिटर करना आसान होता है बजाय आपके बिंदु स्रोत के, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। अब दूसरे कथन पे चलते हैं। क्या पूछा है, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में बी फेयरली यूनिफॉर्म। नॉन पॉइंट सोर्स जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। नॉन पॉइंट सोर्स क्या है, आपका गैर बिंदु स्रोत है। गैर बिंदु स्रोत जो है वो हमको नहीं पता है कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इससे करेक्ट आंसर। दोनों ही कथन जो है वो आपके यहाँ पे गलत है। ठीक है, दोनों कथन आपके यहाँ पे गलत हैं तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है, दो कथन दिए हुए हैं 2025 तक बोला है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल विल बी लिविंग इन दी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, और दूसरा बोला है कि ग्रोथ ऑफ वाटर विड्रॉल एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज गोइंग टू ओवरटेक दैट इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय 2025। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पहला कथन तो सही है पर दूसरा कथन गलत है। पहला कथन क्या बोला है आपका हिंदी में, 2025 तक दुनिया के 2/3 लोग जल संकट वाले देश में रह रहे होंगे, बिल्कुल सही कथन है। पर औद्योगिकी क्षेत्र में जल निकासी और खपत की वृद्धि 2025 तक है ना कृषि क्षेत्र में आगे निकल जाएगी, ये कथन जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि भाई पहला कथन तो सत्य है पर दूसरा कथन आपका गलत है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। असर्शन क्या बोलता है, क्योटो प्रोटोकॉल exempted countries such as India and China from the rolling back their greenhouse emission by about 5% below 1990 by 2012। और रीजन क्या बोला है, exemption was given to India and China as their contribution to the total greenhouse gas emission of the world was significant in 1997। तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है वो आपको चूज करके बताना है। पहला अभिकथन क्या बोला है, अभिकथन के रूप में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल ने भारत और चीन जैसे देश को 2012 तक अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 से 5% कम करने की छूट जो है वो दे रखी है। और कारण बताया हुआ है कि भारत और चीन को छूट दी गई थी क्योंकि 1997 में दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उनका योगदान नगण्य था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई उनका जो योगदान है वो बिल्कुल ही नगण्य था, बिल्कुल ही नहीं था, ये कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन पहला कथन सही है कि 2012 तक ग्रीन हाउस है ना क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया है कि हमको ग्रीन हाउस गैस को 5% तक कम करना है। ठीक है, आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका 19 कब आता है, 1997 के अंदर आता है। ठीक है, 97 के अंदर आपका क्योटो प्रोटोकॉल आता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो COP 3 के अंदर आता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है UNFCCC की, उसकी COP 3 जो होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3rd वाली जो होती है, उसके अंदर क्योटो जापान में आपका क्योटो प्रोटोकॉल आता है और 2005 में ये लागू होता है। 1997 में तो ये आता है, लागू होने में इसको टाइम लग जाता है, तो 2005 में ये लागू होता है। अब क्योटो प्रोटोकॉल के दो आपके है ना पीरियड्स होते हैं। पहला आपका पीरियड क्या होता है, पहला पीरियड है जिसमें बोला गया है कि हमको ग्रीन हाउस गैस को 5% तक कम करना है, और दूसरा जो इसका कहना आपका पीरियड है कमिटमेंट पीरियड, उसमें बोला गया है कि हमको 18% तक ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। अब मैडम ये क्योटो प्रोटोकॉल हम लेकर क्यों आए थे, इस क्योटो प्रोटोकॉल को हम लेकर आए थे ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए। भाई ऐसी ग्रीन हाउस गैस है, ऐसी गैसेस है जो कि क्या कर रही है, हमारे है ना एनवायरनमेंट में है ना पोल्यूशन कर रही है, उसको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को हमको रिड्यूस करना है, और कब कितना रिड्यूस करना है, तो बोला गया है कि 2012 तक हमको 5%
ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है, ये पहला हमारा कमिटमेंट पीरियड था। फिर 2012 से लेकर यानी कि 2012 तक तो पहला पीरियड खत्म हो गया। 2030 से 2013 से 2020 तक आपका दूसरा कमिटमेंट पीरियड आता है, जिसमें बोलते हैं कि हमको 18% तक ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, सोर्स ऑफ हीट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर रेडियोएक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, मैग्मा, टेम्परेचर ग्रेडियंट इनसाइड अर्थ या फिर आपका ओशनिक सर्कुलेशन। क्या पूछा है, भूतापीय ऊर्जा के ताप के स्रोत क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए, सी, डी इसका करेक्ट आंसर है। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स, मैग्मा और टेम्परेचर ग्रेडियंट इनसाइड द अर्थ, ये तीनों क्या है आपके जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है, यानी कि अस्थिर तत्वों को है ना रेडियोधर्मी क्षय, और आपका एक हो गया मैग्मा, एक हो गया आपका पृथ्वी के अंदर तापमान प्रवणता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये तीनों ही आपके जियोथर्मल एनर्जी के स्रोत हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दो कथन दिए हुए हैं। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया है। तो ये जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेस वगैरह प्रोटोकॉल वगैरह दिए हुए हैं ना, लास्ट में यहाँ से एक सवाल आपका पक्के से पक्का आता है ना, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में। तो इस टॉपिक को जरूर से कवर कर लेना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसका क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स ओजोन लेयर इज टू डेट द ओनली यूनाइटेड नेशन। और दूसरा कथन क्या बोला है ना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट अग्रीमेंट टू बी रेटिफाइड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोला है, पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ, पेरिस एग्रीमेंट established voluntary commitments by all the parties to prepare, communicate and maintain a NDC नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आपका पहला कथन तो बिल्कुल सही है, पर दूसरा कथन जो है वो आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्या पूछा है, पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आज तक एकमात्र संयुक्त राष्ट्र है पर्यावरण समझौते को विश्व के प्रत्येक देश द्वारा अनुमोदित करता है। और पेरिस समझौते ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तय करने, संचार करने और बनाए रखने के लिए सभी पक्षों द्वारा स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं स्थापित करी है। तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ने यहाँ पे क्या बात करी, पेरिस एग्रीमेंट इस्टेब्लिश वॉलंटरी कमिटमेंट बाय ऑल द पार्टीज टू प्रिपेयर, कम्युनिकेट एंड मेंटेन अ एनडीसी। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो भी आपका सही होना चाहिए। आपका पेरिस एग्रीमेंट ने आपके एनडीसी की ही बात करी है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी है, जो यहाँ पे सभी के लिए वॉलंटरी नेचर है, ये बाइंडिंग नहीं था। ठीक है, और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था उसने यहाँ पे क्या बात करी थी, उसने यहाँ पे बात करी थी CBDR की, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आई थिंक ये आपका दूसरा कथन जो है वो भी सही होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे है ना टाइपिंग मिस्टेक हो, तो इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक बार और चेक कर लूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है, दो कथन दिए हुए हैं, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कि थर्मल पोल्यूशन यूजुअली अफ्लुएंट फ्रॉम द कूलिंग सिस्टम ऑफ पावर प्लांट और अदर इंडस्ट्रीज अल्टर वाटर टेम्परेचर इन अ लेक और स्ट्रीम। और दूसरा बोला है कि ह्यूमन ऑल्सो कॉज थर्मल पोल्यूशन बाय अल्टरिंग वेजिटेशन कवर एंड रन ऑफ पैटर्न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों ही कथन सत्य है। थर्मल प्रदूषण आमतौर पर बिजली यंत्रों या अन्य है ना उद्योगों की शीतलन प्रणालियों से निकलने वाला अपशिष्ट झील या जलधारा में है ना पानी के तापमान को बदलता है, बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा बोला है कि मनुष्य वनस्पति आवरण और अपवाह पैटर्न में परिवर्तन करने की है ना थर्मल प्रदूषण का कारण बनता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन आपके सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ओजोन क्षयकारी क्षमता सबसे कम होती है, किसमें ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है वो सबसे लीस्ट सबसे कम होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में, आपका है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड में, या फिर आपके हेलॉन्स में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसके अंदर आपकी ओजोन क्षयकारी क्षमता सबसे कम होती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में आपके ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है वो सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल रीजन ऑफ जियोथर्मल साइट्स आर सर्क्यूलर है ना सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट, हिमालयन रीजन, डेल्टा, सबडक्शन जोन या फिर आपका रन ऑफ कच्छ है ना भूतापीय स्थलों में संभावित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। सर्कल, पैसिफिक बेल्ट, हिमालय क्षेत्र, डेल्टा, आपका है ना सबडक्शन जोन या फिर आपका कच्छ ऑफ रण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, A, B, D, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट, हिमालयन रीजन
और आपका आ जाएगा सबडक्शन जोन, ये आपके पोटेंशियल रीजन है जियोथर्मल साइट के। भूतापीय स्थलों के आपको है ना संभावित क्षेत्र कौन से हैं वो पूछे थे, तो है ना सर्कल पैसिफिक बेल्ट हो गया, आपका हिमालयन क्षेत्र हो गया और आपका सबडक्शन जोन हो गया। ये तीनों ही आपके भूतापीय स्थल को है ना भूतापीय स्थल के संभावित क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ABD इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने टोटल 13 क्वेश्चन जो है 13 सवाल उनको सॉल्व करा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने सवाल जो है वो आपके सही हुए हैं, कितने सवाल आपके गलत हुए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। और जितनी भी सीरीज अभी तक हमारी हो चुकी है उनको देख लेना, अगर एक भी क्लास मिस हो गई है तो उनको देख लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए सारी ही क्लासेस। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।